इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992, जो पैसा भी पाकिस्तान के बाहर से आएगा उस पर अथॉरिटी सवाल नहीं कर सकेंगी। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी। इसहाक डार ने एक नॉवल तरीका इंट्रोड्यूस कराया मनी लॉन्ड्रिंग का, जाली अकाउंट्स बनाए। फवाद चौधरी ने शरीफ खानदान को मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का बानी करार दे दिया। कहते हैं काला धन सफेद करने के लिए 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया गया। 1996 से 98 तक अथॉरिटीज ने मशकूक ट्रांजैक्शंस नोट की। तहकीकात में हुदैबिया मिल्स के मालिक नवाज शरीफ निकले। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका मुतारिफ कराया। शरीफ खानदान ने हवाला हुंडी के जरिए पैसा बाहर भिजवाया। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी। जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया। ये जरदारी साहब के अकाउंट्स पे गया। आज जो महंगाई हो रही है उसकी अगर वजह आपने देखनी है तो भी यही तीन खानदान है। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं है उसकी वजह भी यही तीन खानदान है। आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकात में पता चला कि नवंबर में शहबाज शरीफ की सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गई। फवाद चौधरी का कहना है अथॉरिटीज ने 200 सॉफ्ट मैसेजेस नोट किए। $26 मिलियन शहबाज फैमिली को ट्रांसफर हुए। शहबाज शरीफ ने बेगम के लिए 3 अपार्टमेंट खरीदे। जरदारी ने जाली अकाउंट्स के बजाय पूरा बैंक ही बना लिया। बख्तावर की सालगिरह का खर्चा भी जाली अकाउंट से दिया गया। इतना एविडेंस होने के बाद प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, हम भी उस पर हैरान हैं। नैब को लाजमन अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी चाहिए कि कुछ लोगों को तो प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है और कुछ की पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं होती। नैब ने काफी हद तक, बहुत हद तक बड़ा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर की भी अदालती फैसलों पर तनकीद। बोले कुछ लोगों को जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल जाती है, कुछ को गिरफ्तारी के बाद भी जमानत नहीं मिलती। PTI को जैसी मईशत मिली वैसे ही इदारे मिले। फवाद चौधरी आज नैब के हक में बोल पड़े। कहा नैब ने मजमूई तौर पर अच्छा काम किया, बड़े लोगों को सजा दिलाने में वक्त लगता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाम लिए बगैर अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा यह हकीकत है कि चोर उचक्के और मनी लॉन्ड्रर जुर्म करने के बाद उसे कानूनी हैसियत देने के लिए कोई हल निकाल लेते हैं। जब उन लोगों से इन जराइम के बारे में पूछा जाए तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं। इमरान खान साहब आईना तोड़ने से मौशी हालत बेहतर नहीं होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आज़म ने सवालात के जवाब देने के डर से पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। हुकूमत को खुद भी अपने नालायक और नाअहल होने का पता चल गया। हुकूमत के पास इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के सवालात का कोई जवाब नहीं, इसीलिए पाबंदियां लगाई गई। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और हबात अजहर को बहरूपिया करार दे दिया। नफीसा शाह का कहना है कि फवाद चौधरी झूठ बोलने वाले रिपोर्ट हैं। अलीमा आपा की सिलाई मशीन की वजाहत करें। रुबीना बाजी का भी तारुफ कराएं। जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर हैं। नैब इमरान खान के फ्रंटमैन शहजाद अकबर के मातहत हैं। शौकत खानम अस्पताल का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे सना और दानिश भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान ने मुल्क में करप्शन की दाग बेल डाली है। शरीफ खानदान ने काला धन सफेद करने के लिए 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया था। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका मुतारिफ कराया। शरीफ खानदान ने हवाला हुंडी के जरिए पैसा बाहर भिजवाया। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने तो अपना बैंक ही बना लिया। कौम चाहती है एहतसाब का अमल आगे बढ़े।
पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी है। 1992 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 लाया गया। 9-9.5 करोड़ की मिल के ऊपर अचानक 81 करोड़ रुपया जो है वो क्यों आया, लिहाजा एक तहकीकात का आगाज। तो पता चला कि एक इकोनॉमिक हिटमैन इसहाक डार को हायर किया गया। इसहाक डार ने एक नोवल तरीका इंट्रोड्यूस कराया, जाली अकाउंट्स में पैसे डाले गए, पाकिस्तान से बाहर हवाला हुंडी के जरिए भेजे गए। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी इस सारे मामले। उन्होंने यहाँ पर तो जाली अकाउंट्स खुलते थे, जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया और $26 मिलियन जो है वो शहबाज शरीफ फैमिली जो है उसको ट्रांसफर हुआ। हमजा शहबाज की 95% जो टोटल डिक्लेयर्ड इनकम है या वेल्थ है या एसेट्स है उसका 95% टीटी से आया। सलमान शहबाज साहब का 99% टीटी से आया। नुसरत शहबाज साहबा की जो टोटल वेल्थ है उसकी 85% जो है वो टीटी से आया और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, बेटियां हैं, उनका जो 100% है वो टीटी से लग के आया। ये पैसा सिर्फ उस वक्त आया है जब इनको किसी चीज की जरूरत थी। मसलन हमजा शहबाज को पैसे आए, आपने वहाँ पे मुर्गी खाना लगाना है तो हमजा शहबाज को पैसे आ गए। आपने डेयरी फार्म बनाना है तो सलमान शहबाज के अकाउंट में पैसे आ गए। आपने को पेमेंट्स करनी है, को घर खरीदना है तो पैसे आ गए। शुरू हुदैबिया से हुआ, हुदैबिया से होता हुआ ये हिल मेटल पे गया, हिल मेटल से होता हुआ ये जरदारी साहब के अकाउंट्स पे गया और अब आकर के ये शहबाज शरीफ। आज जो महंगाई हो रही है उसकी अगर वजह आपने देखनी है तो भी यही 3 खानदान है। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं है उसकी वजह भी यही 3 खानदान है। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि कुछ लोगों को जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल जाती है, कुछ को गिरफ्तारी के बाद भी जमानत नहीं मिलती, मगर इदारों को सब जवाबदेह हैं। पीटीआई को जैसी मैशत मिली वैसे ही इदारे मिले। उन्होंने ये बातें कुछ यूं कहीं। लाहौर में ही कुछ पोस्ट अरेस्ट बेल्स की तारीखें पड़ रही हैं और वहाँ तारीख पे तारीख पड़ रही है, जबकि प्री अरेस्ट बेल जिसकी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स होती हैं और इतना एविडेंस होने के बाद प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, हम भी उस पर हैरान हैं। लेकिन चूंकि ये प्रोसिक्यूशन नैब कर रही है, नैब को अगर लगता है या हम आवाम को जिस तरह से है कि अगर इतने शवाहिद हैं तो गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आ रही, तो नैब को लाजमन अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी चाहिए। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का पूरा तहिया है कि जो भी तहकीकाती इदारे, चाहे नैब हो, FIA हो, कोई पुलिस हो, हम उनके लिए पूरी असिस्टेंस के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये सवाल पूरी आवाम का बड़ा जायज़ है कि कुछ लोगों को तो प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है और कुछ की पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, ये हकीकत है कि चोर उचक्के मनी लॉन्ड्रर जुर्म करने के बाद उसे कानूनी हैसियत देने के लिए हल निकाल लेते हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि जब उनसे जराइम के बारे में पूछा जाए तो वो नाराजगी का इजहार भी कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि जब इनसे मजीद पूछगछ हो तो ये अपने जराइम के बारे में नाराजगी का इजहार करते हैं। और दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब का कहना है कि आवाम आपके झूठ, ढोंग और ड्रामे समझ चुकी है। तरक्की की शरह, आंधी और महंगाई 3 गुना कैसे हो गई, जवाब देना होगा। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर तो देने पड़ेंगे। उन्होंने ट्विटर पर मजीद कहा कि यौमिया 16 अरब कर्ज बढ़ रहा है, जवाब तो देना होगा। पेशावर मेट्रो के 1 खरब कहां गए, जवाब तो देना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि PID में 3 बहरूपियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी झूठ बोलने वाले रोबोट हैं। मजीद कहा कि जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर हैं। नैब अलीमा आपा और रुबीना बाजी को क्यों नहीं बुला रहा। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात ठीक नहीं कर सकता। कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि सरकार गिराना मसाइल का हल नहीं होता और अगर ऐसा होता तो कोई भी हुकूमत ना चल पाती। अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। आप इलेक्शन करवाते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लोग अपने वोट के जरिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारक में
हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा चुका है, उसका एहतसाब होना चाहिए। भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टाकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी। तो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो है उनको गाय बगाए निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशत गर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशत गर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ब्रेक्जिट पर बरतानिया में ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। डील होगी या नहीं, कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। हम आपको अभी मैनचेस्टर ले चलते हैं, जहां नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन मोहम्मद अफजल खान के साथ मौजूद हैं। उनसे ब्रेक्जिट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं। जी राजा वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन मोहम्मद अफजल ख़ान मौजूद हैं और इनसे आज तफसील से ब्रेक्जिट पर बात करते हैं कि ब्रेक्जिट में क्या कुछ हो रहा है और ब्रेक्जिट का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। जी बेसिकली ब्रेक्सिट की पोजीशन है वो तो यही है कि पिछले 3 साल से रेफरेंडम का रिज़ल्ट तो आ चुका है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो मार्च के एंड पे होना चाहिए था ब्रेक्सिट का, लेकिन ये हो नहीं सका। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टीरेसा मे टोरी पार्टी ने जो डील की है ये डील एक्सेप्टेबल नहीं है, ना सिर्फ कि पार्लियामेंट को या अपोजिशन को, ख़ुद उनकी पार्टी की आधी के करीब दूसरी तरफ है। तो ये वो मुश्किलात फेस कर रही हैं। 3 बार उनकी डील को शिकस्त हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, तो अब दोबारा वो वापस गए हैं और यूरोपियन काउंसिल जो है उन्होंने उनको कुछ अक्टूबर तक और मोहलत दी है कि देखने के लिए कि कोशिश किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कोई डील हो सकती है या नहीं जिसमें मेजॉरिटी सामने आए। अच्छा, अगर हम डील के साथ निकलते हैं तो उसके कौन से बेनिफिट्स हैं और अगर विदाउट डील यूरोप से निकलते हैं तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी, तो एक तो बात यह है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसीलिए इतना टाइम भी लगा है और अभी भी सामने फैसला नहीं आ रहा। तो बुनियादी चीज़ को समझने के लिए ये बात समझें कि जब गवर्नमेंट ने इस असेसमेंट किया था सारी चीज़ों का कि मुख्तलिफ जो ऑप्शन हमारे पास हैं तो क्या हैं, तो उसके क्या तसरात होंगे, तो जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि जो नो डील है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है बरतानिया के लिए। तो वो नुकसानदेह का मसला ये है कि जो इकोनॉमिक बेस उनकी है, जो उनकी जीडीपी है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पे होगा। तो समथिंग लाइक 5-6% कम होने का है। तो 5-6% ट्रिलियन के हिसाब से लगाएं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ख़तरा ये है कि दोबारा रिसेशन की तरफ न चला जाए इकॉनमी। और अब आगे ही हम देख रहे हैं कि पिछले 8-9 साल से ऑस्टेरिटी पॉलिसी की वजह से जो कट्स हो रहे हैं, तो अगर एक बार फिर रिसेशन हुआ तो उसका क्या हालात होंगे। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट ने जब उनकी डील को रिजेक्ट किया है उसके साथ इस बात को भी रिजेक्ट किया है कि नो डील एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वक्त नो डील ऑप्शन है नहीं है, पार्लियामेंट में इसके लिए कोई पोजीशन नहीं है, सब इसके ख़िलाफ़ हैं। तो बात जो फिर बाकी बचती है वो यही है कि डील या रिमेन, कि भाई अब बाहर ही ना निकलें। तो यही मैं समझता हूँ 2 मेन ऑप्शन बाकी रह चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने देखा है कि वो ख़ुद इस मसले को हल नहीं कर रही, तो आखिरी ऐन 12 वक्त के पहुँचने से पहले 2 मिनट इन्होंने फिर अपोजिशन के साथ बात करनी शुरू की है। और इस बात में अपोजिशन भी संजीदा है क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्क का मफाद जो है वो ये है कि अगर मिल के कोई हालात इस तरह समझे कर सकें डील जो मुल्क के मफाद में हैं तो ये बेहतर है। अभी ये 1 हफ़्ते से गुफ्तगू चल रही है, लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि जब 3 बार
टीज़ा मे टोरी पार्टी को डिफीट हुई है पार्लियामेंट में, वो इससे सबक नहीं सीख रहे। उसका बुनियादी पॉइंट ये है कि जो डील उनके पास है ये डील अच्छी नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी दलाल ये है कि खुद उनकी पार्टी ही नहीं मान रही। तो अपोजिशन पे आप क्या कह सकते हैं? उन्होंने तो एतराज़ करना ही है, अपोजिशन तो एतराज़ करते हैं, नुक्ते निकालते हैं। तो ये मुश्किलात हैं पार्टी, टोरी पार्टी के लिए और मे के लिए। तो उसके लिए उन्हें फंडामेंटली शिफ्ट करना पड़ेगा जो रेड लाइन है। और इसमें जो लेबर पार्टी की पोजीशन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ठीक है कि आवाम का फ़ैसला है कि हमें बाहर निकलना है, तो हम इस चीज़ का एहतराम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क का दिवालिया निकालना है। तो हम वो डील चाहते हैं जिससे मुल्क को कम से कम नुकसान हो। लंदन में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी प्रॉपर्टी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में दुबई में सरमायाकारी के लिए शोभा हॉट लैंड और इमारत की जानिब से पुरकशिश पैकेजेस पेश किए गए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन में एक्सपो के सबसे बड़े मरकज XL में 2 रोज़ा प्रॉपर्टी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। नुमाइश में दुबई, बरतानिया, नाइजीरिया, पुर्तगाल और स्पेन समेत दीगर मुमालिक में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश डील्स मुतारिफ कराई गईं। दुबई में प्रॉपर्टी से मुतालिक नए कवानीन के इतलाक से बरतानिया में मौजूद सरमायाकारों ने बड़ी दिलचस्पी जाहिर की है। सरमायाकारों का कहना है कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए मुनासिब फिजा कायम करने पर दुबई हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दुनिया भर में सरमायाकार ऐसे पुरअमन और मुनाफा बख्श मुमालिक में सरमायाकारी के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। रिस्पॉन्स बहुत ठीक है, काफ़ी लोग दुबई से काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई का वेदर, दुबई के अंदर जो भी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। I think people should invest in the south of Spain because it's a good point to make their not only their vacations but to have a good possibility of living a life different from the one that they have in the UK. So to experience a new culture that will make them discover. इंटरनेशनल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर आप चाहे लाहौर, लंदन, मैनचेस्टर या दुबई कहीं पे भी प्रॉपर्टीज बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय थ्रू आवर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एज वेल। इसके अलावा अगर आपका अपना इंटरेस्ट है बाय करने का लेकिन आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के लिहाज से। वहाँ से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिहाज से हम आपको प्रॉपर्टी ढूंढ के आपको इंशाल्लाह आपके एक अच्छा घर बना के देंगे, ढूंढ के देंगे इंशाल्लाह। हम लोग H&S रियल एस्टेट से आए हैं लंदन, और हम लोग यहाँ पे मीरास और दुबई होल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स सेल कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें देखने में आया है। यूके के क्लाइंट्स, स्पेशली इंडियन ओरिजिन और पाकिस्तानी ओरिजिन जो नेशनैलिटीज़ हैं जो यूके में बेस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। बहुत ज़बरदस्त हमें रिस्पांस मिला है और हमें बहुत अच्छा लगा है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम बार बार लंदन विज़िट करें और इस किस्म के शोज़ होने चाहिए। This is the first time that Shoba has come in a big way to advertise here in London. We're running up to the launch of our new UK office at Park Lane on the 1st of May. And yeah, we've had a lot of interest because people have loved obviously their big model over here that we've got. And yeah, they understand the connection because yeah, we've also got the London Collegiate School on site over there. So there's the nice London connection for all the investors over here. So no, we've seen big interest over here for Dubai, and now people know that Expo 2020 is coming up, so they're all like really taking interest in what's happening in Dubai next year. देखिए इस वक्त दुबई की मार्केट जो है वो सबसे फेवरेबल है यूके के ऑडियंस के लिए, यूके के लोगों के लिए, क्योंकि जहां यहाँ ब्रेक्सिट होने के जो तवक्कात हैं उस वजह से लोग बहुत से जो है वो यूके में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वो यूके से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें दुबई उनके लिए सबसे फेवरेबल है, खासकर एशियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनके लिए एक हब भी है दुबई। जब भी वो अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर दुबई से होते हुए जाते हैं, तो इस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जो पेमेंट प्लान इस वक्त दुबई मार्केट में ऑफर हो रहे हैं पोस्ट हैंड ओवर के, आप पहले पोजेशन ले लो और उसके बाद पेमेंट करते रहे बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस के, तो इससे बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। नुमाइश में मुख्तलिफ मुमालिक में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी को फरोग देने के हवाले से सेमिनार्स का भी इनेकाद किया गया। एक्सेल लंदन में लगने वाली इस प्रॉपर्टी एक्सपो में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। इन्वेस्टर्स का कहना था कि ब्रेक्सिट के बाद दुबई ही वो वाहिद जगह है जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो सकती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मास के ज़ेर एहतमाम सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का एक अहम इजलास ऑस्टिन यूथ सेंटर में हुआ, जिसमें माह रमज़ान के दौरान मसाजिद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के बारे में आगाही दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
برمنگھم کی یوتھ سینٹر آسٹن میں سیکیورٹی اداروں اور برمنگھم کی تمام مساجد کے ذمہ داران کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم فائر بریگیڈ افسران کے علاوہ سیکیورٹی مہیا کرنے والی کمپنی کے نمائندگان اور BCM کے ممبران شریک تھے۔ اجلاس کا مقصد رمضان المبارک کے دوران مساجد کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر تمام اداروں کے نمائندگان نے BCM کے ذمہ داران کو پروجیکٹر کے ذریعے اپنے پلان سے آگاہی دی۔ پولیس کرائم افسران، برمنگھم کونسل آف ماسکس کے اردو ترجمان پیر طیب الرحمان قادری، محمد علی اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میٹنگ میں لی گئی ہماری تجاویز ہماری مساجد کو مزید محفوظ بنانے میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ میں بھی ایک مسجد کا امام بھی ہوں اور چیئرمین بھی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ پیر صاحب نے مجھے اور قادری صاحب نے بلایا ہے، اور یہاں میٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ کام چلتا رہے گا ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور ہوپ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے دور فرمائے۔ Most of the masajids of Birmingham, we have 200 masajids, and especially with the atrocity that happened in New Zealand and that the attacks on the 5 mosques in Birmingham, we wanted to gather the security elements of the partnership work that we're doing with the local authority as well as the police, and make more awareness of the issues that we may have to face in the future. But alhamdulillah, we're working towards that, and we're servants, inshallah. Thank you. So my name's Kenny Bell. I'm the commander for East Birmingham. It's been a pleasure to be invited here by the Birmingham Council of Mosques to address the audience today. We've been discussing about the security of mosques, the role that the congregation can play in being alert but not alarmed, and especially with Ramadan coming up and in light of the New Zealand and the recent attacks in Birmingham, it's incredibly important that the community and the police work together to make sure that we are safe but also that we feel safe, and I'm really pleased with the way the conversation's gone today. 3 سال ہو گئے برمنگھم میں ایک آرگنائزیشن بنائی، اور الحمدللہ اس وقت اس میں تقریباً 50 سے زیادہ مساجد ممبرز بن چکی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام مساجد مل کر کام کریں، ان میں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو شیئر کیا جا سکے، کوئی ٹریننگ دی جا سکے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے آج ہم نے یہاں برمنگھم میں ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا جس میں پولیس کی طرف سے، فائر سروس کی طرف سے، ہوم آفس کی طرف سے، باقی اداروں نے مل کر یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہوں تو آپ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ BMC کی طرف سے آرگنائز کی گئی، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر پولیس والے تھے، فائر اتھارٹی والے تھے، اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ، سارا ملا کے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور کمیونٹی اویئرنیس، اور اس کے بعد جو بھی کمیونٹی کے مسائل ہیں، خاص کر کے ہماری مسجد میں جو مسائل ہیں کمیونٹی کے حوالے سے ان کو اجاگر کیا گیا ہے، اور کچھ سٹیپ لی گئی ہیں، انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور جو کمیونٹی کے مسائل ہیں خاص کر کے ہماری مسجدوں کے جو مسائل ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے گا۔ برمنگھم کونسل آف ماسک PCM نے آج ایک بہت اچھا پروگرام یہاں پہ برمنگھم کے اندر ارینج کیا، جس میں پولیس افیسر، برمنگھم سٹی کونسل، فائر سروس اور سیکیورٹی والوں نے آ کے تمام جو برمنگھم کی مساجد کے اتھارٹیز تھیں ان کو آ کے ٹریننگ دی ہے کہ منتھ آف رمضان آ رہا ہے، اور نماز تراویح کی جو بڑے اجتماعات ہوں گے، نماز جنازہ، عیدین کے حوالے سے جتنی بھی گیدرنگز ہوگی اس حوالے سے حفاظتی تدابیر کیا ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو برمنگھم کے اندر پچھلے دنوں کے اندر ہوا اور کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا۔ اس سے بچنے کے لیے BCM برمنگھم کونسل آف ماسک نے الحمدللہ ایک بہت اچھا پروگرام یہاں پہ آج ارینج کیا ہے، تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ گزشتہ دنوں مساجد پر ہونے والے دہشت گرد حملوں اور چاقو زنی کے واقعات میں اضافے کے باعث سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ لیڈز کی جامع مسجد ابراہیم بیسٹن میں منعقدہ 2 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع سے تبلیغی جماعت برطانیہ کے مرکزی امیر الحاج پیر بوستان، مولانا ذکریہ، مولانا حیات سمیت دیگر مقامی علماء کرام نے بھی خطابات کیے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کی سربلندی، اتحاد اور اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نمائندہ 92 نیوز لیڈز آصف قریشی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ تبلیغی جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی جامع مسجد ابراہیم بیسٹن لیڈز میں منعقدہ 2 روزہ اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں لیڈز، ڈیوزبری، ویک فیلڈ، بریڈ فورڈ،
हैलीफैक्स, यॉर्कशायर के दीगर शहरों समेत बरतानिया भर से लोग शरीक हुए। इज्तिमा से अमीर तबलीगी जमात बरतानिया अलहाज पीर बोस्तान, मौलाना जिक्रिया, मौलाना हयात, कारी अरशद समेत दीगर जय्यत उलमा कराम ने खिताब किए। इस मौके पर कुरान मजीद की तालीमात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तफरकाबाजी के खात्मा और नौजवान नस्ल को दीन की तरफ रागिब करने पर जोर दिया गया। उलमाए किराम का कहना था कि जब तक उम्मत मुस्लिमा दीन की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होती, उस वक्त तक मुश्किलात का खात्मा मुमकिन नहीं। 2 रोज़ा इज्तिमा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मेहमानाने गरामी के लिए रहायश व ताम का खुसूसी बंदोबस्त था। आखिर में अलहाज पीर बुस्तान ने उम्मत मुस्लिमा और बरतानिया में आबाद मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। स्कॉटलैंड में आज़ाद कश्मीर के शहर नक्याल के असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक महमूद के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके इश्तियाल पैदा कर रहा है, जिसका पाक फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड की कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा इकबाल ने आज़ाद कश्मीर के शहर नक्याल के सी राजा तारिक महमूद के एजाज़ में ग्लासगो में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया का एहतमाम किया। तकरीब में ग्लासगो के काउंसलर्स बेली राजा हनीफ और शाहिद फारूक के अलावा सियासी शख्सियात चौधरी मजीद, राजा आबिद, राजा आमिर और चौधरी बशीर ने खसूसी शिरकत की। राजा तारिक महमूद ने इशाया से खिताब में कहा, भारत आए रोज़ कोटली सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए मासूम इंसानों पर गोलियां बरसाता रहता है। इसमें शक नहीं है कि जो विजिट है इसमें बड़ी लर्निंग है। दुनिया ने जो है बड़ी तरक्की कर ली है और हमारा मुल्क जो है मोहताज है इस चीज़ का कि हम भी अपने रवैयों में तब्दीली लाएँ और अपने जो है ना वो सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारा जो रोल हिस्सा बनता है वो हम अदा करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरा का कहना था कि पाकिस्तान से आई सियासी और सरकारी शख्सियात की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुलाकातें बाहमी राब्ते का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात ये राब्ते पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए भी कारआमद साबित होते हैं। असल कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, जिस पर लोग आके अपनी सियासत की बात भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेट का तल्लुक़ है, मेरा ब्यूरोक्रेट तो अपने तौर पर विजिट करने के आता है, वो अजीज़ों कारब के पास आता है, तो उनके जो अजीज़ों कारब होते हैं फिर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। उनका इंटरेक्शन मेरा ख्याल है कोई बेनिफिट के लिए नहीं वो आते, वो तो अपने अजीज़ों कारब से मिलने आते हैं। मेरे ख्याल में जो भी आता है दोस्त अहबाब, वो दोस्त अहबाब से मिलने आते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लोगों का काम है। जब इधर आके इनको हमारे हार्ड वर्क ये सब देखते हैं तो फिर इनको अंदाज़ा होता है हम कितनी मेहनत से काम करते हैं और फिर उनके दिल में हमारी जैसे अफसरान के दिल में हमारे लोगों की इज्जत बढ़ जाती है। तो ये मेरे लिए काफ़ी उनके हमारे फ्रूटफुल होते हैं। और इसके अलावा जो इधर के जो सिस्टम है इनको भी देख कर जाती है तो इनकी ये भी उनकी हमारे जो मसाइल होते हैं हम डिस्कशन करते हैं और मोस्टली जितने हमारे कश्मीर के लोग रहते हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। जब हम इनसे बैठते हैं इनकी इज्जत या हमें भी इज्जत देते हैं। जब पाकिस्तान में जाते हैं तो अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान से हो गए हैं तो हमें बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो जो हमें मसाइल हैं उनको कोशिश होती है कि सॉल्व करें। तो हमारा ये मकसद है जितने हमारे मेहमान आते हैं उनकी रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वो लोगों से बातचीत करते हैं, वो उनसे अपनी जो मुश्किलात हैं वहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो मुश्किलात जो उनसे डिस्कस करते हैं तो वो सरकारी लोग जानते होते हैं कि इनकी प्रॉब्लम का हल क्या है। वो यहाँ भी बता देते हैं, वो अपना नंबर वगैरह या कॉन्टैक्ट दे जाते हैं तो फिर बस इस पाकिस्तानियों के लिए आसान होता है कि वो आप जब उनको मसला हो उनसे रब्ता करके अपने मसाइल हल कर सकते। हमारे जो बॉर्डर के हालात हैं वो इंडिया के साथ काफ़ी गंभीर चल रहे हैं और उसके हवाले से उन्होंने बताया कि वो हमारी कम्युनिटी उधर कितनी ब्रेव है और बहादुरी के साथ उधर हमारे लोग रह रहे हैं बॉर्डर पर। शुरा ने मजीद कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तवक्को है कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। आज AC नक्याल राजा तारिक महमूद ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में खुसूसी दौरा किया और कम्युनिटी के साथ गपशप की और अशाइये का एहतमाम भी यहाँ पे किया गया। कम्युनिटी का कहना था कि इस तरह जब सरकारी अफसरान या सियासी लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलते हैं, वो उनको जानते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे और कितनी मुश्किल से वो पैसा कमाते हैं और उनके साथ अपने ख्यालात एक्सचेंज करते हैं। और फिर जब इन लोगों को कम्युनिटी के लोगों को कोई मसला वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान होता है तो उनसे रब्ता करने में भी आसानी रहती है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने हांगकांग में मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यून लॉन्ग का दौरा किया। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी का कहना है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफादारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी दौरा हांगकांग के दौरान मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यून लॉन्ग पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोहम्मदिया गौसिया एसोसिएशन की जानिब से गोशा दरूद शरीफ की महफिल सजाई गई, जिसकी निगरानी एसोसिएशन के सदर चौधरी मकसूद तारिक ने की। महफिल का आगाज कारी अदनान सियालवी ने तिलावत कलाम पाक से किया। मौलाना साबिर हुसैन साबरी ने सरवर कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अकीदत पेश किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सईद ने दुरूद ताज पढ़ने की सादत हासिल की। महफिल से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड गाजी नज़ीर अहमद का कहना था कि जिसने भी सरवरे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफादारी कायम की, वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हुआ। अपने अमाल की बुनियाद नेक नियति पर रखें और दिलों को नफरतों, बुग्स और हस्त जैसी बीमारी से पाक रखें। उन्होंने कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी की भी शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। मोहतमिम मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यून लॉन्ग मौलाना कारी साबिर हुसैन साबरी ने जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, हांगकांग में उनके मेजबान हाजी नवीद शहजाद चांद और दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। महफिल का एहतमाम सलातो सलाम और दुआ से हुआ, जिसके बाद शुरका की लंगर से खातिर तवाज़ु की गई। मॉस्को में निजी यूनिवर्सिटी ने इस्लामी ममालिक के साथ ज़रई पैदावार की बरामदात के हवाले से मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की खिदमात हासिल कर ली। वो 3 रोज़ा दौरे के दौरान इस्लामिक फाइनेंस पर खुसूसी लेक्चर देंगे। मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन से खुसूसी गुफ्तगू करते उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। दरअसल मेरी इस वक्त मॉस्को में हाज़िरी एक बहुत पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुई। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती है, और ये उस तरह की है जैसे कि लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है या हार्वर्ड में है, तो उसी तरीके से एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर है और अच्छी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती है। तो उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर क्रिल, वो तकरीबन 6 महीने पहले पाकिस्तान आए थे, तो मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे ये फरमाइश की कि हम ये चाहते हैं कि चंद रोज़ के लिए आप मॉस्को आएँ और हमारे इस्लामिक फ़ाइनेंस के बारे में हमें कुछ बताएं कि वो उसकी क्या हकीकत है और कुछ किस तरह उसको अप्लाई किया जा सकता है। और हमें हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स इस्लामिक फ़ाइनेंस के भी पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपसे मशवरा करेंगे। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अप्रैल में आ जाऊँ। तो आखिर में 8 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर हुई कि मैं यहाँ पर आऊँगा। चुनांचे उन्हीं की दावत में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसमें तकरीबन 3 दिन, तो 2 दिन ऐसे गुजरे कि जिसमें उन्होंने एक सेमिनार रखा था, और सेमिनार का मकसद ये था कि वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ, जो शरिया कंप्लाइंट तरीके हो सकते हैं, उसको वो मालूम करना चाहते थे। तो उसके मौके पर एक बड़ा सेमिनार था जिसमें रशिया के, रूस के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग शामिल थे
اور جو کہنا چاہیے کہ اکنامسٹ تھے وہ شامل تھے. تو اس میں مجھ سے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ اگر ہم اسلامی ملکوں کے ساتھ اسلامک فائنانس کی بنیاد پر ہم اگر ان کو اپنا زرعی پیداوار خاص طور پر جو غلہ ہے وہ اگر ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں اسلامک فائنانس کے کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈسکشن رہی کافی دیر. پھر اصل وقت جو مجھے جس کے لیے انہوں نے بلایا تھا وہ ایک لیکچر تھا جو وہ اپنے اکنامکس کے ادارے کو دینا چاہتے. وہ کوئی سیمینار نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا ایک لیکچر تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے سارے اکنامی کے ادارے کو جمع کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے رجسٹریشن کروائی اور بہت سے جو بہت ٹاپ لیول کے جو ایگزیکٹوز تھے مختلف کمپنیوں کے اور مختلف بینکوں کے اور مختلف اداروں کے بلکہ کچھ سرکار کے یعنی حکومت کے بھی بعض نمائندے شامل تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے توقع نہیں تھی کہ اس رجسٹریشن میں اتنی بڑی تعداد اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گی اور یہاں تک کہ ہمیں آخری دن اپنا رجسٹریشن بند کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس سب کو بٹھانے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں نے اسلامک فائنانس کے اوپر تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا. اب میں انگریزی میں لیکچر دے رہا تھا اور سائملٹینیس ترجمہ ہو رہا تھا. جہاں وہ رشن زبان میں ٹرانسلیشن سائملٹینیس چل رہا تھا. لیکن بیشتر لوگ مجھے ایسے لگے کہ وہ انگریزی سمجھ رہے ہیں لہٰذا انہوں نے ہیڈ فون نہیں لگائے ہوئے تھے جو ٹرانسلیشن سننے کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ویل ریسیو تھا. اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تقریباً لوگوں نے کھل کر سوالات کیے اور ان سوالات میں اسلامک فائنانس کے بارے میں انہوں نے جو میں نے تفصیل بیان کی تھی اس کے بارے میں جو کچھ ان کے ذہن میں اشکالات تھے وہ انہوں نے پیش کیے اور میں نے ان کو جوابات دیے. اسی طریقے سے اس بات پر بھی بہت کثرت سے سوال ہوا کہ آپ اسلامک فائنانس کے جب اتنی آپ ضرورت سمجھتے ہیں اتنی اہمیت سمجھتے ہیں تو پھر کیوں پاکستان میں یہ اسلامک فائنانس ابھی تک صرف 15% ہے, اسے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اسی کی کوششیں جاری ہیں اور رفتہ رفتہ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ایک نائٹ کلب پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں. وکٹوریا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ میلبرن کے ڈسٹرکٹ برہان میں واقع کلب میں پیش آیا جس میں 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس نے تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا جہاں 37 سالہ سیکیورٹی گارڈ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ ایک SUV گاڑی میں سوار افراد نے کی جو وقوع سے کچھ فاصلے پر جلی ہوئی حالت میں ملی ہے. مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں 4تھی سالانہ پیغام اسلام کانفرنس کا انعقاد. امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجہنی نے تلاوت قرآن پاک سے اس کانفرنس کا آغاز کیا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں 4تھی پیغام اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں صدر مملکت عارف علوی, وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری سمیت علماء اور مشائخ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجہنی نے تلاوت کلام پاک سے کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا, اسلام ہمدردی اور مساوات کا پیغام دیتا ہے. پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دے کر دنیا کو بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. افغان مہاجرین کی 3ری اور 4تھی نسل بھی پاکستان میں موجود ہے. پاکستان
अगवान महाजरीन के लिए दिल खोल कर उसने उनको पनाह दी। 30 लाख अगवान महाजरीन यहाँ आए और एक लफ्ज़ किसी सियासतदान ने, किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि इनके लिए दीवारें खड़ी करो। सदर मुमलिकत का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 70,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। दुनिया पाकिस्तानी फौज को खिराज तहसीन पेश करे। हमारी फौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया और दुनिया को इस फौज को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि दहशतगर्दी और इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन को भी हमारी फौज ने और हमारे मुल्क ने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां देकर, शहादतें देकर इस अमन को हासिल किया है। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब किया। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर देते हुए कहा, हमें मिलकर लोगों के दरमियान यकजहती के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिंबरों महराब से सफाई के हवाले से पैगाम जाना चाहिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कराची के मकामी शॉपिंग मॉल में रूनुमाई हुई। आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर से कराची पहुंची, जहां मकामी शॉपिंग मॉल में रूनुमाई की गई। चमचमाती ट्रॉफी को देखने के लिए फैंस का निजी शॉपिंग मॉल में रश लग गया। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान ट्रॉफी लाने के ख्वाहां है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान में एक दिन और कयाम करने के बाद दुबई रवाना हो जाएगी। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन से। जी शाहिद, बताइएगा मॉस्को में बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आज मॉस्को में सुबह से स्नो फॉलिंग और बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मौसम बहुत ज़बरदस्त था। धूप निकल आई थी, सूरज निकलता था और टेम्परेचर जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, लेकिन आज रात से मतलब अबरआलूद था और आज सुबह से स्नो फॉलिंग भी वक्फे से जारी थी, लेकिन अब 2-3 घंटों से मुसलसल स्नो फॉलिंग और बारिश का सिलसिला जारी है और पूरे मॉस्को में ये सिलसिला जारी है। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में और दीगर कज़ान, ऊफा, इन इलाकों में मौसम बिल्कुल ठीक है और वहाँ दर्जा हरारत 7 दर्जा सेंटीग्रेड है। लेकिन मॉस्को की अगर बात करें तो पूरे मॉस्को का आज जो दर्जा हरारत है 1 दर्जा सेंटीग्रेड है और ये कल शाम तक ये सिलसिला बारिश का और स्नो फॉलिंग का जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मौसम जो मॉस्को का है वो चेंज हो गया बिल्कुल और गर्मियों का आगाज़ हो गया है। ये एक हफ्ता से बारिश स्नो फॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज ये 1-2 स्नो फॉलिंग जो हो रही हैं ये जाते हुए सर्दी के मौसम की आखिरी स्नो फॉलिंग है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते से मुसलसल धूप निकलेगी और जो टेम्परेचर है बढ़ेगा। लोगों ने गर्मियों के लिए लिबास ख़रीदना शुरू कर दिए हैं, हैवी जैकेट्स और गर्म कपड़ों का सिलसिला रोक दिया गया है। तो मज़ीद ये बताते चलें कि ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है और पूरे मॉस्को में अपनी निज़ाम ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जी बर्मिंघम में मारूफ गुलकार ज़ेक नाइट की लाइव परफॉर्मेंस। रात की तारीकी में मोबाइल की लाइट्स की वजह से हर सू सितारे चमकने लगे। म्यूजिकल नाइट का अहवाल बता रहे हैं आबिद काज़मी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर ज़ेक नाइट की लाइव परफॉर्मेंस का एहतमाम किया गया। ज़ेक
नाइट ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में भी लाइव शो करने की ख्वाहिश का इजहार किया। To actually put this show together for the fans, and my heart is always out there, in the music, and meeting the fans tonight is a very special moment for me, and to see them singing along is a magical experience, and it just reminds me of how proud I am to be where I'm from and to be representing the Pakistani youth and community. अपने मनपसंद गुलकार की एक झलक देखने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद थी। शायकीन ने अपने मोबाइल्स की लाइट ऑन करके हाथ बुलंद किए, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी हर तरफ तारे ही तारे नजर आए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।